नमस्कार, सोशल सितारे में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ में ऐसी विनर हैं जिन्होंने 2.5 साल की उम्र में कथक सीखा। घर की स्थितियां अलग अलग तरीकों से ख़राब थी, किसी कारणवश पिताजी का बिजनेस भी ख़राब हुआ, लेकिन 2.5 वर्ष की उम्र के बाद जो उन्होंने पड़ाव शुरू किया तो कथक की इस दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड कप हासिल किया है और वर्ल्ड विनर रही हैं। इसके साथ ही इंडियन गॉट टैलेंट की सीज़न 5 की विनर भी रही हैं। मैं बात कर रहा हूं रागिनी मक्कड़ जी की, जो हमारे साथ मौजूद हैं और कई ऐसे बच्चों को वो अपनी संस्था के माध्यम से निःशुल्क कथक का शिक्षा दे रही हैं और जो उन्होंने गुरुकुल से शिक्षा ली उस शिक्षा को अब फैला रही हैं। एक शिक्षक की पुत्री भी हैं। मैम, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो ये रहेगा मैम, 2.5 साल की उम्र में बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन आपने कथक करना 2.5 साल की उम्र से सीखा था और खुद आज यहाँ तक पहुँची हैं। हजारों बच्चों को आप शिक्षा दे रही हैं। कैसे आपकी लाइफ की शुरुआत हुई? देखिए, मेरी लाइफ की शुरुआत मेरी माँ श्रीमती कुलदीप कौर ने करवाई थी जी। और बहुत छोटी सी एज में, मतलब मैं 1.5 साल की थी, तब मुझे सोचा कि मुझे लेके वो मतलब आर्ट के जो प्लेसेस होते थे उस पर जाया करती थी और छोटी छोटी क्लासेस में जाया करती थी। जब उन्हें लगा कि मैं कर सकती हूँ तो फिर मुझे 2.5 साल की उम्र में वो सितारा देवी के पास लेके गई और वहाँ पे उन्होंने मुझे दाखिला करवाया। तो चूँकि बहुत छोटी थी तो गुरु माँ ने बोला कि अभी बहुत छोटी है, तो उस दौरान उन्होंने मुझे 2-4 महीने बैठने को कहा। तो मेरी माँ सारा सामान लेके वहाँ पे सिर्फ बैठा करती थी जाके कि कैसे भी इसको संस्कार पड़े। तो ऐसे मेरी शिक्षा आरंभ हुई और फिर धीरे धीरे अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग गुरु लोगों का आशीर्वाद मिला। तो अगर मैं गुरु का नाम लूँ तो मैं सबसे पहले मेरे गुरु का नाम बताना चाहती हूँ। श्रीमती शमा भाटे जी, पंडित सुरेश तलवकर जी, श्रीमती पूनम व्यास जी, गुरु पंडिता, श्रीमती सुचित्रा हरमकर, गुरु पंडिता, श्रीमती सुधा सिंह जी, पंडित राजकुमार ठोलिया जी। ये सब मेरे भाग्य विधाता हैं जिनकी वजह से रागिनी मक्कड़ यहाँ आई है। और स्पेशली ये फील्ड है और हमारे फील्ड में गुरु का बहुत मान है। बिल्कुल, बिगर गुरु के गति संभव ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। शायद यही शिक्षा आपको आपके माता पिता ने दी, जिस शिक्षा को आज आप बच्चों के बीच उतारनी। हमने देखा है कि आप छोटे से बच्चे, जो 2.5 साल के बच्चे आपके पास में भी आते हैं, तो उसमें आप कभी कभी अपने आप को भी देखती होंगी कि इस उम्र में मैंने शुरुआत करी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्चुअली मेरे माता पिता ने मुझे जिस उम्र में संस्कार दिया, मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा की नींव है संस्कार पे खड़ी होती है। अगर संस्कार ना हो तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है और संस्कार कैसे किया जाता है। बिगर संस्कार के शिक्षा हो ही नहीं सकती। कैसे किया गया, क्योंकि आजकल की जनरेशन गुरु को नहीं मानती है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे मेरे माता पिता ने ये बताया कि जो गुरु है वो परब्रह्म है, उसके बिना तुम्हारा कुछ संभव नहीं है, तुम्हारी गति संभव नहीं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे ये संस्कार दिए कि गुरु शिष्य परंपरा के साथ गुरु का आदर और गुरु का महत्व क्या है, ये मुझे जानने को मिला। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास संस्कार है तो मेरी शिक्षा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे में संस्कार नहीं होता तो मैं शिक्षा लेके करती क्या और दूसरों को देती क्या। बिल्कुल। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा राज रहा जो मेरे माता पिता से मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, गुरु का मुझे बहुत आशीर्वाद रहा और इस प्रकार मेरी शिक्षा आगे चलती रही। ऐसे आज का दौर ऐसा है कि लोग इंदौर से मुंबई की तरफ जाते हैं, लेकिन आप मुंबई से ननिहाल आपके मध्य प्रदेश आई और आपने आज मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। 12 से ज़्यादा देशों में आपने जाकर कथक की ट्रेनिंग दी है। किन किन देशों में अब तक ट्रेनिंग दे चुकी हैं और कितना गर्व महसूस होता है एज ए इंदौरी? बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि आज भगवान ने जो शरीर दिया है और उस शरीर का मैं सही उपयोग कर पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं वो भगवान द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर बहुत सारे हैं जो अपने खुद की मेहनत से बन जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा मतलब संस्कार है और मेरी जो समझ है, कि जो आर्टिस्ट होते हैं उसे स्वयं भगवान चुनते हैं कि ये काम तुम करोगे, क्योंकि बहुत पुण्य काम है और बहुत भगवान के निकट का काम है। उनकी कला को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी कला का हम प्रसार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब मैं आई तो मुझे लगा कि बचपन में जो मेरे साथ हुआ है ऐसे किसी बच्चों के साथ ना हो। तो मैंने ये नाद्य गुरुकुल की स्थापना की और इस नाद्य गुरुकुल आज 29 ईयर हो जाएंगे और यहाँ पे
छोटे से लेके तो 50 साल तक के लोग भी यहाँ पे शिक्षा लेते हैं। मैं किसी में उम्र का भेद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कला सीखने के लिए उम्र का बंधन कोई मायने नहीं रखता। आपकी इच्छा हो तब आप वो काम कर सकते हैं। तो ये परंपरा लेके और गुरु शिष्य परंपरा में मैंने इसे पल्लवित किया है। नाद योग का मीनिंग मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि नाद यानी कि डिवाइन साउंड, योग मतलब कि साधना। तो एक डिवाइन साउंड की साधना नाद योग कहलाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंदौर का पहला मध्य प्रदेश गुरुकुल है जो रेसिडेंशियल भी है। यहाँ पे हमने नाथ फाउंडेशन की स्थापना की है। उसके अंतर्गत बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला, जिनको मिल पाता है, उनको हमारे यहाँ फाइनेंशियली सपोर्ट देके सिखाया जाता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको लेके जाया जाता है। तो अभी तक मेरे बच्चे कनाडा जा चुके हैं, बर्लिन जा चुके हैं, एम्बेसीज हो जा चुके हैं, पेरिस, वेनिस, यूएस, काफ़ी जगह पे जाके उन्होंने अपनी कला की प्रस्तुति दी है। और मुझे गर्व है कि मेरे गुरु से मुझे जो परंपरा मिली है, मैं नेक्स्ट जनरेशन तक उसको ईमानदारी से पहुंचाने की कोशिश भर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, आप सभी मीडिया कर्मी लोगों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से मेरा काम इतनी सुंदर तरीके से आप बाहर पोर्ट्रेट करते हैं। मेरी भावनाओं को, मेरी सोच को आप इतनी सुंदर तरीके से लेके जाते हैं। मैं ज़िंदगी भर जितने भी मीडिया के जो हमारे भाई लोग हैं, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे यज्ञ में मिलकर आहुति दी है। जी, तो बहुत धन्यवाद आपका। मैम अगर बात की जाए अवार्ड्स की, तो 6000 से ज़्यादा अवार्ड्स आपने अलग अलग जगहों पर जीते हैं। क्या कभी उस राह में चलने में कभी कोई परेशानी आई, या कभी आप फिसलें कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं कथक में जा रही हूँ, मैं अपना और भी दूसरे फील्ड में भविष्य बना सकती थी? मुंबई में अच्छा आपका बैकग्राउंड है, यहाँ से मुंबई जा सकती थी, वहाँ इंडिया गॉट टैलेंट में जीतने के बाद तो विजेता कई जगहों तक और बड़े स्टेज तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आप वापस इंदौर आई, इंदौर में 600 से ज़्यादा बच्चों को अब आप लगातार क्लासेस ले रही हैं, उनको कथक सिखा रही हैं। एक्चुअल में इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मैं आर्ट कर रही हूँ वो मेरे गुरु का द्वारा दिया गया है। तो मुझे 20 साल सिखाने के बाद मैं एक आर्टिस्ट बन रही है। क्या होता है ना कि जो आर्टिस्ट बनता है ना, उसको सिखाने के लिए गुरु अपना आधा जीवन समर्पित कर देता है। तो उसके बाद यदि शिष्य को बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो क्या उसको उस परंपरा को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि मैं इंडिया का टैलेंट में जाऊं, तो मेरे गुरुजी ने बिगर बोले उस दिन पहले दिन ही पंडित सुरेश तलवारकर जी ने मुझे बोला था, रागिनी तुम तो जीत गई हो, अब बताओ उसके बाद की कहानी क्या है। मैंने कहा गुरुजी अब आदेश कीजिए। नहीं, मुझे बोलो तुम्हारा कथक वथक तो इधर उधर नहीं, बैग में तुम रख दोगी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं वचन देती हूँ कि अगर मैं जीत जाऊंगी तब भी मैं इसी इंदौर में आके उन बच्चों के लिए हेल्प करूंगी जो बच्चे वाकई इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, जो वाकई कथक को जीना चाहते हैं, नृत्य को समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं उसके साथ में। तो फिर मैंने गुरुजी को अपना वचन दिया। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा रीज़न मेरी माँ, जो मेरा ननिहाल है इंदौर, तो वहाँ मुझे कहा गया कि आपको अपनी जो परंपरा है वो अपने मध्य प्रदेश में मतलब पल्लवित करनी है। और ये जो नादियो गुरुकुल है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ करो जहाँ उनके माता पिता रहे हैं। तो एक माँ का कर्ज बहुत बड़ा कर्ज होता है जो इंसान कभी उतार नहीं सकता। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार फिर मैंने यहाँ रहने लगी। फिर दूसरी बात कि गुरुजी को मैंने वचन दिया था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद में मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने जो एक कलाकार बनाया है तो उनको भी तो उस पर नाज होगा ना, और उनको भी तो शायद विश्वास होगा, तभी उन्होंने मुझे अपनी कला दी। तो मैं ऐसे 20 साल के 25 साल के रिश्तों को कैसे छोटी सी उपलब्धि के लिए तोड़ सकती। मेरे लिए उपलब्धि इतनी मायने नहीं रखती जितना मेरे गुरु का आशीर्वाद। बिल्कुल। तो मैं उस आशीर्वाद के साथ जीना पसंद करती हूँ। और माँ का तो मैंने बता ही दिया कि माँ के सोच के अनुसार ही मैंने अपने जीवन को जिया है। उनकी सोच के विपरीत मैं कभी गई नहीं। दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि परिस्थितियाँ नहीं आई क्या, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो परेशानियाँ हैं, जो परिस्थिति है, वो अपनी टीचर होती है। क्या होती है? शिक्षक होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो ये जिंदगी है, उसको मैं टीचर का नाम देती हूँ। और मैं वो जब मेरे से परीक्षा लेती है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे हर परीक्षा अच्छे अव्वल नंबर से पास करनी है। तो जिंदगी की सारी परीक्षाएं मैं बहुत ईमानदारी से देती हूँ और उसमें पास होती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको मैंने एग्ज़ाम माना है। और मैं बहुत ज़िद्दी किस्म की इंसान हूँ, मतलब मैंने ज़िद की है ज़िंदगी में।
लेकिन पॉजिटिव। ऐसी जिद नहीं की कि जो किसी का नुकसान कर दे या किसी को मतलब किसी का जीवन बर्बाद कर, ऐसी जिद मैंने नहीं की। मैंने जिद पॉजिटिव की कि मुझे कथक करना है, मुझे मध्य प्रदेश में कथक करना है, मुझे उन बच्चों से कथक करवाना है जिन्होंने कभी कथक की सोची नहीं थी। आज वो बच्चे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के हर सीज़न में 7वें 8वें 9वें 10वें सब सीज़न में जाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, बड़े बड़े उस पर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जिन बच्चों ने आंखों में सिर्फ सपना देखा उनको मैं साकार कर रही हूँ, उनके पंखों को मैं उड़ान देने की कोशिश भर कर रही हूँ। तो यहाँ कहना चाहिए कि जितना भी चीज़ है, जितनी भी जीवन में चीज़ें हैं, शायद वो मेरी पाठशाला है। बिल्कुल। तो वहाँ जो पाठशाला से मैंने सीखा है मैं उनको भी सिखाती हूँ और मैं उनको उस जगह पे लेके जाती हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली है। बिल्कुल, ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है जी। और उस सीख को आपने आगे बढ़ाया है। जी। क्या कभी ये सोचा था कि रागिनी मक्कड़ आज यहाँ तक पहुँचेगी, इंडिया गॉट टैलेंट जाएंगी? क्योंकि आपने 2.5 साल की उम्र में जब कथक सीखा था, जब शायद बच्चे बोलना भी नहीं सीख पाते। जी जी, वेरी ट्रू। देखिए एक बात बताऊँ, आपका कहना सच है। जब मैंने छोटे समय शुरुआत की थी तो मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी मुझे लेके कि ये करना ही है, बिगर वो रियाज करे मुझे खाना नहीं देती थी। तो ऐसे दूध का कटोरा रखा रहता था और इधर मैं कि तुम जब ये करोगी तब तुम्हें दूध मिलेगा। सो शुरुआत तो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट रहा, लेकिन मुझे खुद को भी कहते हैं ना भगवान की तरफ से ब्लेसिंग मिला है और गुरु की तरफ से इतना आशीर्वाद। तो धीरे से उसमें कब में वो ज़िंदगी बन गया, कब मेरी सांसों में धड़कने लगा नृत्य मुझे नहीं मालूम। लेकिन 6 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे ना गुरुकुल में दाखिला करवा दीजिए, मुझे घर पे नहीं रहना। तो मेरे डैडी ने बहुत सारा लालच दिया कि अभी तो टीवी देखने को नहीं मिलेगा, ये सेलिब्रेशन करने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने डैडी से बोला डांस तो करने को मिलेगा ना जी। तो डैडी बोले तुमको डांस इतना पसंद है? मैंने बोला हाँ डैडी, कभी कभी लगता है कि इस नसों में भी डांस धड़क रहा है, इसमें बह रहा है डांस। तो फिर डैडी ने कुछ नहीं बोला। फिर मुझसे जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब ये 5-6 साल की बात थी, तब ये शब्द बोले थे मैंने। फिर जब मैं 9th में आ गई तो डैडी ने सोचा कि अब शायद इनका भूत उतर गया होगा डांस का। मुझे पूछा कि क्यों, तुम डांस से कमा के खा लोगी? जी। तो फिर कैसे कमाओगी, खाओगी क्या? मैंने बोला डैडी मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी खाऊंगी और दूसरों को भी खिलाऊंगी। क्यों, ऐसे कैसे तुम कर लोगी? मैंने कहा डैडी मैं डांस को इतना सुंदर रूप दूंगी, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा है। जब मैं 9th में मतलब 9th में आ गई थी कि हमारा ट्रेडिशन है डैडी, ये लुप्त होता जा रहा है, मैं इसके लिए काम करूँगी, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध रहूँगी। फिर डैडी ने मुझे बोला क्या करोगी, इसके लिए क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा डैडी मैं संस्कृति से धरोहर की सेवा लेना चाहती हूँ और अपना जीवन इसके लिए समर्पित करना चाहती हूँ। देन डैडी सेड नो प्रॉब्लम। सो मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों का साथ और भगवान का आशीर्वाद, जिनकी वजह से मैं यहाँ आई। रियली क्या लगता है जो कथक है अब ऐसा नहीं लग रहा है कि लुप्त होता जा रहा है? आजकल एक नया कल्चर आ गया है, डांस कल्चर। डांस भी अलग अलग तरीके के हो रहे हैं। आप वो किसी भी शो को देख लें, वो उछल कूद करना, लेकिन कथक जो है वो एक अलग कला है और वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। वो भगवान ने अगर किसी में दिए, जैसे आपको माँ ने तरासा था, माँ आपकी जोहरी थी कि हीरे को तरास लिया उन्होंने, आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो कथक है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है? नहीं, विलुप्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसका जो स्वरूप हो रहा है वो विकृत होता जा रहा है। तो मैंने आपको बोला कि मेरा मध्य प्रदेश में रहने का यही कारण है कि मेरा एक ऐसा प्रदेश है जो मैं बिल्कुल सेंटर में मतलब लोकेट करती हूँ अपने आप को, कि चारों तरफ से पूरे वर्ल्ड वाइड हम इस कला से जुड़े हुए हैं। इतना सुंदर प्रदेश है मेरा कि हर जगह से लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि एक जो संस्कारित शिक्षा है, जो गुरु शिष्य परंपरा में पल्लवित होती है, वो वैसे कि वैसे शब्द आगे जाने चाहिए, क्योंकि ये आपको गुरु से मिली हुई कला है। बिल्कुल। तो बस उसी कला को आगे बढ़ाने का मैंने संकल्प लिया और मैं वही अभी तक कर रही हूँ। और इसमें काफ़ी कुछ मुझे सफलता भी मिली। आपका कहना सही कि विकृत होता जा रहा है, लेकिन स्पेशली बताना चाहूँगी नादेव गुरुकुल उसके लिए बहुत समर्पित और कटिबद्ध है कि यहाँ पे शुद्ध शिक्षा आपको प्रदान की जाए, गुरु शिष्य परंपरा में आपको पल्लवित किया जाए, ऐसी मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो अब से कुछ देर पहले हमने आपकी क्लास में देखी थी कि किस तरीके से गुरु का सम्मान जो है वो बच्चे कर रहे थे। बच्चे, आप जब क्लास आपकी क्लोज हुई तो बच्चे आपके पैर को किस तरीके से पकड़ रहे थे वो भी आपने उनको सिखाया है।
अगर मैंने सही बात बताऊं तो मैंने उनको पैर छूना सिखाया नहीं, मैंने उनको ऐसे नमस्कार करना सिखाया कि मुझे नमस्कार कीजिए, लेकिन उनकी जो श्रद्धा और उनकी भक्ति और उनका प्यार है ना, वो उनको उसके लिए और बाध्य कर देता है। मतलब मैं उनको कभी ऐसे बाध्य नहीं करती कि तुम ये करो, लेकिन उनको उसके लिए वो अपने आप से उनको सम्मान आता है तो वो ऐसा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यही हमारी परंपरा, यही हमारा ट्रेडिशन है। आप सोचिए पैर क्यों छुआ जाता है? पैर इसलिए छुआ जाता है कि हमें गुरु का वाइब्रेशन मिले, हमें उनकी प्रेरणा मिले, क्योंकि कोई भी विद्या है झुकने से ही मिलती है। बिल्कुल, गुरु के गुण जो है हाँ, हमें मतलब गुरु के, हमारे गुरु जो गुण है हम ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने वाली चीज़ हमेशा झुक के ही ग्रहण की जाती है। खड़े होके और अकड़ से तो कुछ भी ग्रहण नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ आपको मैं, डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, रियलाइजेशन एंड हार्डवर्क बिकम ए आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें होगी। डेडिकेशन गुरु के लिए, डिवोशन कला के लिए, पंक्चुअलिटी अपने काम के लिए, हार्डवर्क अपने खुद के लिए, और रियलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन होना बहुत मस्ट है। और इसके साथ में ये 5 चीज़ें कब काम करती है? जब ऑनेस्ट होते हैं। और सच बताऊं तो एक ऑनेस्टी ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है, और आगे वाली जनरेशन को मैं ईमानदारी से आगे लेके जाऊं, ये है मेरी विश्वसनीयता है, और मेरी मतलब बोलना चाहिए कि प्योरिटी है कि मैं उसको मेंटेन करूं। मुझे याद आ रहा है, शायद एक शो किया था जिसमें मूक बधिर बच्चे आपके साथ में कथक कर रहे थे, और वो कथक इतना सुंदर, उन बच्चों के मतलब मूक बधिर बच्चों को सिखाने में एक परेशानी आती है, क्योंकि बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन सीख सकते हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो ऐसे जो मूक बधिर बच्चे, कितने ऐसे मूक बधिर बच्चों को आपने एक प्लेटफॉर्म अब तक पहुंचाया है कि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए? अभी हमारे यहाँ 5 मूक बधिर बच्चे हैं, जिसमें 2 थोड़ा सा डिसेबल बच्चे हैं, जो मतलब स्पेशल बच्चे हम उनको कहते हैं। वो भगवान के बच्चे हैं। 2 हमारे पास भगवान के बच्चे हैं, 2 मतलब डिसेबल मतलब डेफडम बच्चे हैं हमारे पास। तो उसमें से एक इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है, वो प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी के साथ प्रोग्राम दे चुकी है। और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में एकमात्र डेफडम नर्स और वो कथक आर्टिस्ट हैं। इसके बाद हमारे पास जो भगवान के जो बच्चे हैं हमारे, वो कभी मतलब वो समझ ही नहीं पाते थे उनकी बोल नहीं, लेकिन कहते हैं मुझे लगता है डांस इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। भगवान की दी हुई भाषा है ये, हर कोई समझ सकता है, इसको आप मन से भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोल इसमें ज़रूरी हो। तो उन बच्चों ने मुझे कभी लगा नहीं कि मैं उनको मतलब स्पेशल ट्रीट कर रही हूँ। नॉर्मल घर में जैसे काम होता है वैसी यहाँ पे शिक्षा हुई उनकी, और आज वो इतने बड़े बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये निश्चित भगवान का और उनका आशीर्वाद है, गुरु का। खैर, गुरु का आशीर्वाद तो है, क्योंकि आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे अब भविष्य में क्या लग रहा है कि कथक जो है वो लगातार आप लोगों के मन तक तो उतार ही रही हैं। हमने देखी है कि आपके यहाँ पर 1000 से ज़्यादा अलग अलग क्लासेस में बच्चे पहुँच रहे हैं जी। आगे का क्या प्लानिंग है? क्योंकि निःशुल्क सिखाना भी एक परेशानियाँ आती हैं, मेंटेनेंस में दिक्कतें आती हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क सीख रहे हैं। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आगे इसको और बढ़ाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी मैं, और अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी जो एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ उन पेरेंट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, और स्पेशली कुछ समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमारे जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको वो हेल्प करते हैं। और हमारी जो जैसे कहीं प्रोग्राम आ रहा है, कहीं उनको जाना है, तो उनकी उधर से हमें वित्तीय सहायता मिल जाती है और उन बच्चों का काम हो जाता है। तो दूसरी बात, मैंने भी एक नाद फाउंडेशन बनाया है जो मैंने अपनी माँ को और अपने मतलब फादर को डेडिकेट किया है। नाद फाउंडेशन उसका मैंने नाम दिया है। तो उसमें जो भी मेरे प्रोग्राम होते हैं उसकी 50% राशि मैं उसमें रखती हूँ, ताकि जब भी कभी बड़ा काम हो, जैसे गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन हुआ, हमारे यहाँ नाद महोत्सव होते हैं, बीच के और कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो सारी मनी हमें किसी से लेना ना पड़े और हम उसमें से उसे कोऑर्डिनेट कर लें। तो इस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और बिगर पेरेंट्स की हेल्प तो शायद मुश्किल रहता था मेरे लिए। हाँ, संभव ही नहीं था, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ानदानी मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत रिच थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी बहुत मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूँ, मेहमान भी भूखा ना जाए। तो नादयोग में ये होता है कि जो भी परंपरा से आता है वहाँ कभी भूखा नहीं जाता है। और
अच्छी तरह से उनका स्वागत सत्कार होता है हमारे नादयोग में। यही परंपरा चलती है और यही परंपरा को हम मेंटेन करते हैं। तो ये थी हमारे साथ में रागिनी मक्कड़ जी, जिन्होंने 6000 से ज़्यादा रिकॉर्ड अब तक बनाए हैं। कई जगहों पर इनको अवार्ड मिले हैं। 12 से ज़्यादा ऐसे देशों में होकर आई हैं जहाँ पर कथक सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी, जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि कथक क्या है, लेकिन कथक को आज वो बढ़ावा दे रही हैं। 2.5 साल की उम्र से कथक की शुरुआत की थी और अब उनके पास में 1000 से ज़्यादा बच्चे क्लास में सीख रहे हैं और कथक को वो आगे बढ़ा रही हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा।